हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोसिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर साल एक सवाल जुड़ा होता है। टॉपिक है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए, ये हम सबको पता है कि प्रोडक्शन जो होता है ये वन ऑफ द की फंक्शनल एस्पेक्ट होता है इकोसिस्टम का। सभी ने आपने पढ़ा होगा, अगर इकोसिस्टम आपने एनसीईआरटी से डील किया होगा, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल कंपोनेंट इज योर प्रोडक्शन। क्लियर? नाउ ये भी हमको ध्यान रखना है कि भाई जब हम प्रोडक्शन और सारी चीजों की बात करते हैं, हमको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि दुनिया के सारे इकोसिस्टम, अगर एक को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के सारे इकोसिस्टम के लिए प्रिंसिपल या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो ये बिल्कुल हम पहले तो इस बात को अपने आप से वाकिफ करवाएंगे कि सन इज द प्राइमरी और ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ecosystem except deep hydrothermal vents। क्योंकि डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स की जहां बात आएगी, आपको ध्यान रखना है वो सोलार एनर्जी से गवर्न नहीं होते, वो केमिकल एनर्जी से चलते रहते हैं। क्योंकि अगर आपको ये भी आए कि यहां पर क्या है, तो यहां फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, यहां पर कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात आती है। क्लियर? तो अगर इनको अलग कर दिया जाए तो दुनिया के लिए जो एकमात्र स्रोत होता है, एकमात्र सोर्स होता है, जो प्रिंसिपल सोर्स होता है, जिससे पूरे इकोसिस्टम चले जा रहे हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का इनपुट मिल रहा है, वो इनपुट जो आ रहा है वो सन से आ रहा है, वो इनपुट जो आ रहा है वो सोलार एनर्जी से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अपन ये बोल सकते हैं कि सन से मिली हुई सोलार एनर्जी, सन से मिली हुई सोलार एनर्जी, इस सोलार एनर्जी का सारे इकोसिस्टम को फंक्शनल मेंटेनेंस के लिए एंड सस्टेन्ड रहने के लिए, बने रहने के लिए कुछ अगर इनपुट चाहिए तो सोलार एनर्जी का क्या चाहिए, वहां पर कांस्टेंट इनपुट चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी से देखें तो प्रोडक्टिविटी की शुरुआती लाइन होती है कि सोलार इनपुट, अ कांस्टेंट सोलार इनपुट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। तो हर इकोसिस्टम को अपने आप को बनाए रखने के लिए, उसके काम को बनाए रखने के लिए, उसके सारे कंपोनेंट, उसके हर एक ट्रॉफिक लेवल में कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को बनाए रखने के लिए कांस्टेंट सोलार इनपुट की जरूरत होती है। बात आती है सोलार एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में एंटर किसके थ्रू करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो प्रोबेबल क्वेश्चन में आपके पास बन सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोलार एनर्जी जो है, अब बात करते हैं इस पर कि एंट्री कहां से होगी। तो एंट्री करवाने के लिए एक ही है जो जोड़ सकता है, वो रहते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स, जो कि ऑक्युपाई करते कौन से ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। तो केवल और केवल ऑटोट्रॉफ्स ही ऐसे होते हैं जिनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो किसको यूटिलाइज कर सके, किसको कैप्चर कर सके, सोलार एनर्जी को कैप्चर कर सके। मतलब मेरे को एक सवाल दिमाग में रखना है, दी सोलार एनर्जी एंटर्स दी trophic chains or trophic levels or enters the food chain or enters the ecosystem through autotrophs। तो सोलार एनर्जी की जो एंट्री हो रही है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के थ्रू हो रही है, ध्यान देते चलेंगे। तो काम क्या है, अगर ऑटोट्रॉफ्स का एक बेसिक देखा जाए, ऑटोट्रॉफ्स का काम क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स का काम क्या है, यहां पर ऑटोट्रॉफ्स का काम होता है कि वो अपने सिंपल इनऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको किसके प्रेजेंस में, किसको यूटिलाइज करते हुए, सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनाएंगे।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनाएंगे, यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो है ये एक्चुअली हो जाएगा क्या, फूड। क्लियर। ये ध्यान देखेंगे मतलब कि सोलार एनर्जी और पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, क्योंकि आप ये समझे पेड़ के ऊपर डिपेंडेंसी किसकी, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के ऊपर, या ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंसी कंज्यूमर्स की, या हर्बीवोर्स की जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है। तो ये ध्यान देने की बात है, हर्बीवोर को भी अगर किसी ने सूरज से जोड़ा है तो वो है बेसिकली कौन, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या प्रोड्यूसर। तो बेसिकली प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोड्यूसर सोलार एनर्जी को कैप्चर करता है और सोलार एनर्जी को कैप्चर करने के बाद उस सोलार एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। तो बेसिक ध्यान रखना है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो सोलार इनपुट जो भी आ रही है उसको कन्वर्ट करेंगे इन यूटिलाइजिंग विद सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और सिंपल इनऑर्गेनिक को इस्तेमाल करते हुए सोलार एनर्जी के प्रेजेंस में इसको कैप्चर करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनाते हैं। अब मैटर ये आता है क्या पूरी सोलार एनर्जी कैप्चर हो जाती है? तो देखिए हमको यहां पर भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी टोटल इंसिडेंट सोलार रेडिएशंस होते हैं, क्लियर, टोटल इंसिडेंट सोलार रेडिएशंस होते हैं, इस सोलार इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50% पार्ट, इस पूरे का 50%, इस पूरे में से 50% से कम जो होता है दैट इज PAR, दैट इज योर फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब वो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ की रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो टोटल अगर इंसिडेंट का अगर देखें तो टोटल इंसिडेंट का खाली जो है वो बेसिकली 50% से कम जो रहता है वो एक्चुअली जो रहता है वो आपका PAR रहता है, लेस देन 50% रहता है। ये ऑल इंडिया PMT ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितना परसेंट रहता है तो याद रखिए ये 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान रखें। अब प्लांट्स जो रहते हैं वो PAR का केवल 2 से 10% भाग कैप्चर करते हैं। ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके पास। अब ये क्या कैप्चर करते हैं और क्या बनाते हैं ये अपन बात करेंगे, लेकिन आपको अभी बेसिक के तौर पर याद रखनी है कि जो पूरी सोलार एनर्जी है वो कैप्चर नहीं होती। एक पॉइंट हम क्लियर हो गए, पूरी सोलार एनर्जी कैप्चर नहीं होती तो क्या होती है, कैप्चर होने का पार्ट जो रहता है, कैप्चर क्या होता है, तो पूरी सोलार एनर्जी जो है, जो भी इंसिडेंट सोलार रेडिएशन है उसका लेस देन 50% कंपोनेंट जो है वो PAR है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का केवल 2 से 10% भाग जो रहता है वो कौन कैप्चर कर पाता है, प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब बात पे आते हैं कि एक्चुअली करते क्या है और क्या हो रहा है। तो यहां पर अपन बात करते हैं करते क्या है। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, अगर ये लिया जाए तो ये क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ये ध्यान देते चले, इनऑर्गेनिक है CO2 H2O, उसको सोलार एनर्जी के प्रेजेंस में क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बना लेंगे। क्लियर, ये पेड़ के अंदर बन रहा है तो जो भी ये बास है ये भी है, तो ये ध्यान दे, ये क्या आ गया, ये क्या सिंथेसाइज किए, इनऑर्गेनिक से क्या सिंथेसाइज कर लिए, ऑर्गेनिक सिंथेसाइज कर लिए, या यूं कहें यही चल के आगे क्या बनने वाला है, बायोमास बनने वाला है। कितना परसेंट सोलार एनर्जी कैप्चर किया प्लांट्स में, 2 to 10% ही कैप्चर किया खाली। तो ये समझे बेसिकली है क्या, ये अगर देखा जाए तो क्या बोलेंगे आप इसको, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास synthesized by the plants by photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, कौन करवा रहे हैं, प्लांट्स करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बनवा रहे हैं। तो टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास produced by the total amount of biomass produced by the total amount of biomass or organic matter produced per unit area total amount of biomass or organic matter produced by the plants
per unit area over a period of time by photosynthesis is referred as the primary production. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी प्रोडक्शन बोलेंगे. ठीक है. अब ये ध्यान देंगे, अभी इस प्राइमरी प्रोडक्शन को अगर आपको कभी इसके यूनिट्स में या इसको एक्सप्रेस करना है, हाउ टू एक्सप्रेस अ प्राइमरी प्रोडक्शन? प्राइमरी प्रोडक्शन जो रहेगा, देखिए दो ही एंगल आते हैं. यहां टाइम स्केल हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, यहां खाली क्या ले रहे हैं? एक आ रहा है एरिया और दूसरा आ रहा है अमाउंट. तो यह ध्यान देना है, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया over a given time period by green plants by photosynthesis. क्लियर? तो ये बेसिकली हो गया क्या? प्राइमरी प्रोडक्शन. अब ये समझे, ये तो आपने इसको बताया. अब अगर इसको आप रेट में लेंगे कि हमने कितने समय में, कितने टाइम इंटरवल पे कितना अमाउंट सिंथेसाइज किया. सो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ये प्राइमरी प्रोडक्शन है. रेट ऑफ biomass production is called as the productivity. क्लियर है? दो एंगल समझना है. जहां पर आपको बोला जाए टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड, क्लियर, ओवर अ यूनिट एरिया, क्लियर, बाय ग्रीन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन. क्लियर? But the rate at which the biomass is produced, the rate at which the amount of given amount of biomass is produced per unit area in a given unit of time, that is called as the productivity. So अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए कैसा आ जाएगा. अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट एरिया पर ईयर. क्लियर? अब ये समझना है, मैं बार बार बायोमास बोल रहा हूं. कभी भी जब आपको इकोसिस्टम में बायोमास डील करना होता है तो वो दो चीजें होती है. एक तो ये खाना भी है, फूड भी है, लेकिन इसी के अंदर है क्या एक्चुअली? एनर्जी. ये अपने आप में क्या है? मैटर भी है, और ये अपने आप में क्या है? एनर्जी भी है. तो अगर इसको एक्सप्रेस करने की बात आए तो सेकंड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ये भी होता है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. क्लियर? अगर आपको एरिया बढ़ाना है तो हम ऐसे भी करते हैं, टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर. लिखेंगे कैसे? THA. ठीक है? तो क्लियर समझे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में. The amount of biomass produced by the plants per unit area, that is production, primary production. Clear? And the rate of production of that biomass, rate of production of the biomass, that is referred as the productivity. How to express it? अगर ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर अगर लिख रहे हैं खाली, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन. लेकिन अगर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, टन्स हेक्टेयर पर ईयर, टेंस पर हेक्टेयर पर ईयर, अगर ये आ रहा है देन इट इज रेफरिंग टू दी प्रोडक्टिविटी. क्लियर? इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अब देखिए क्या है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये दो होती है. एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब इस पे समझेंगे. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपन उससे समझते हैं. देखिए मेरे पास कुछ सामान थे जिनको मैंने मिलाया और मैंने
1000 गुलाब जामुन बनाया, ठीक। इस 1000 गुलाब जामुन को बनाने के लिए मैंने अपनी एनर्जी भी लगाई। एनर्जी यहाँ पर जो लगा, जो भी आपको लगा, आपकी गैस की एनर्जी या जो स्टोव की एनर्जी है, जिससे भी आपने बनाया वो आपकी एनर्जी की इनपुट मान ले, वो एनर्जी इनपुट है। और मैंने क्या किया, कुछ सामग्री को मिला करके मैंने 1000 रसगुल्ले बनाए और इस 1000 गुलाब जामुन बनाए। और इस 1000 गुलाब जामुन को बनाने के लिए मान लेता हूँ कि जो मेरे को खर्चा बैठा होगा वो 2000 रुपए का खर्चा बैठा होगा। क्लियर है? अब ये समझेंगे कि ये जो 1000 गुलाब जामुन है ये तो बायोमास हो जाएंगे, या 1000 रसगुल्ले वो जो आपके होंगे बायोमास बनेंगे। आप जो एनर्जी का इनपुट लगा रहे हैं वो बेसिकली जो बन जाएगा वो एक्चुअली वो आपका सोलार एनर्जी मान के चल लीजिए। और आपको जो कीमत लगी उस 1000 को बनाने के लिए वो 2000 रुपए की थी। जब आप इसको मार्केट में बेचे, जब आप इसको बेचने निकले, तो जो बेचे तब आपको जो टोटल अमाउंट आपने अर्न किया वो था 4000। देखिए आपको लागत कितनी आई, 2000, और आपको मिला कितना, 4000। क्लियर? तो बचा कितना, 2000। तो देखिए क्या है, हमको ध्यान देके चलना है कि एक्चुअली ये खेल क्या है। जब आप बोले कि आपने कितने दर से गुलाब जामुन बनाया, द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर are synthesized by plants through photosynthesis। मतलब प्लांट जिस रेट पर फोटोसिंथेसिस कर रहे, कैसे, तो बाय ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये वाला कर रहे। इसमें क्या आ जाना चाहिए, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हो जाती है हमारी क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको मैं ले रहा हूं क्या, जीपीपी। ये क्या है, सोलार एनर्जी का इनपुट। हमने गैस का इनपुट डाला, हमने सामग्री लिया, हमने यहां पर भी सामग्री लिया। हम यहां पर फोटोसिंथेसिस में अपनी जो सामग्री है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट्स लेंगे CO2 और H2O। तो CO2 और H2O लगा के सोलार एनर्जी का इनपुट दिया हमने, और इनपुट दे करके हमने दिए गए एरिया पे दिए गए समय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हमने कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया है, वो हमारा हो जाता है क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये रेट ऑफ कैप्चर है सोलार एनर्जी का। किस रेट से वो कैप्चर हुआ वो भी है। मतलब जब मैंने शुरुआत में बोला था कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का लेस देन 50% जो रहता है वो PAR होता है, और अपन ने बोला PAR का केवल 2 से 10% भाग रहता है जो कैप्चर होता है। 2 से 10% भाग जब कैप्चर होता है तो क्या बनता है, ये GPP बनता है। तो वो जो 2 to 10% ऑफ सोलार PAR इज कैप्चर्ड of the total incident solar radiation, less than 50% is your PAR, and 2 to 10% of PAR is captured by the plants through photosynthesis, and that is actually where we synthesize the GPP। तो टोटल अमाउंट मैंने जो 1000 रसगुल्ले बनाए वो मेरे 1000 रसगुल्ले क्या थे, GPP थे यहाँ पर। सिमिलरली आपको यही लेना है। अब ये आप समझेंगे कि कुल मिलाकर के अगर मैं दूसरी भाषा, एकदम एक भाषा में अगर बोलूंगा तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इज योर GPP। क्लियर बात है? तो ये दो चीजें ध्यान में रखें। व्हाट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्शन इज अमाउंट ऑफ बायोमास सिंथेसाइज्ड, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड पर यूनिट एरिया by plants through photosynthesis, that is expressed in terms of weight with a area। clear? बट वेन यू सेम प्रोडक्शन जो मैंने किया उसको जब मैं टाइम के टर्म्स में डिफाइन करना चालू कर, तो रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी। डिफरेंस दोनों में है, एरिया और टाइम दोनों इंक्लूड हो रहा है बेसिकली प्रोडक्टिविटी में। द टोटल अमाउंट ऑफ, अब बात आती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज पर्टेनिंग ओनली टू द ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर्टेन्स ओनली टू द ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, what is primary productivity? The rate at which the organic matter are synthesized by plants by trapping the solar energy per unit area per unit time, that is called as the gross primary productivity। हमने एक पहले देखा टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 50% से कम भाग जो था वो हमारा PAR था, और PAR का 2 से 10% भाग क्या होता है, GPP बन जाता है। क्लियर? अब बात ये आता है
इस पे सिंपल सी चीज होती है, क्या जो पूरा बनाया, क्या 1000 रसगुल्ला जो बना या 1000 गुलाब जामुन जो बना वो पूरा का पूरा ही मेरा लाभ है? नहीं है। और क्या ये जो ऑर्गेनिक मैटर बना है क्या ये पूरा का पूरा, क्योंकि आप समझे खेल को इससे भी समझे। देखिए जब आप प्लांट को इनऑर्गेनिक मैटर मिला, तो प्लांट को जो इनऑर्गेनिक मैटर मिला इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी इसको क्या किया, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया। हम ऑर्गेनिक मैटर को ले लेते हैं, हमारा क्या बना होगा, ग्लूकोज बना होगा। तो सवाल पहले तो ये आ रहा है, क्या ये पूरा का पूरा ग्लूकोज प्लांट पे इतना कैपेबिलिटी होती है कि पूरा का पूरा ग्लूकोज प्लांट उसको स्टोर करके रख ले? नहीं। तो समझे, अपार्ट ऑफ ये जो जीपीपी है, जीपीपी का एंड प्रोडक्ट यहां पर अगर लिया जाए तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो एक्चुअली क्या है कि इस ग्लूकोज के दो भाग बन जाएंगे। दो भाग क्यों बनेंगे, अब इसका भाग मतलब समझिए। देखिए जब ये बना रहा था तब भी उसकी लागत आ रही थी। प्लांट्स पे लागत क्या होती, आपने तो लागत जो लगाई वो पैसे की लगाई, लेकिन यहां लागत क्या होती, देखिए जब वो प्लांट बना रहा था उसको, उस दौरान भी प्लांट रेस्पायर कर रहा था, उस दौरान भी प्लांट ऐसे प्रोसेस कर रहा था जिसपे बेसिकली एनर्जी लॉस हो रही थी। तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग को कितना कुल बना ये निकालना हो, कितना बना, जो भी बनेगा उसको एसिमुलेट करेंगे, और ये एसिमुलेट होकर के क्या बनेगा, या तो ये सुक्रोज के फॉर्म में बना करके रखेगा, या तो इसको ये स्टार्च के फॉर्म में बना करके रखेगा। तो हम लोग ये वाला मैटर लेंगे, ये ग्लूकोज से ये बना लिया, तो ये समझेंगे दो एंगल से कि भैया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का खेल क्या है। पहली चीज समझे, जब बन रहा था, मतलब जब बन रहा था तो एक लागत लग रही थी। लागत क्या थी, लागत थी आर। ये आर क्या है, ये आर एक्चुअली दो एंगल से बोले, या तो सीधे सीधे भाषा में इसको बोल ले रेस्पिरेटरी लॉस, और या तो बोल ले एक्चुअली ये वो सारे एनर्जी को अकाउंट करता है। एनर्जी जो सारे एनर्जी जो क्या हो गए, यूटिलाइजेशन में आ गए, मतलब खर्चा हो गए। और ये खर्चा किसी भी एंगल से हो सकता है, इसको मैं मेटाबॉलिक एक्सपेंस भी लिख सकता हूं। तो ये समझे कि जितना बनाया वो पूरा का पूरा अवेलेबल है, एंटायर जीपीपी इज नॉट अवेलेबल। जीपीपी का पहली तो बात, एक भाग हम लोग निकाल लेंगे। तो भाग निकाला कौन सा, कितना निकाला, उतना ही निकाला जितना हानि हुआ किस टर्म्स में, रेस्पिरेटरी लॉस या ऐसे प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे थे। तो हम लोगों ने निकाल दिया। निकालने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बनता है, बचता है, वो होता है क्या, एनपीपी, दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या, रेट एट विच नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गया है। तो रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड इन प्रोड्यूसर, द रेट एट विच इसको अगर लेंगे तो क्या लेंगे, रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड इन प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर, किसके बाद, आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस, आफ्टर डिडक्टिंग इट विद अ रेस्पिरेटरी लॉस। तो एक चीज यहां से एक और गेज कर सकते हैं, ये शुरुआती अमाउंट है जो कि हर समय ज्यादा रहता है। टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज शुरुआती से सिंथेसाइज है, हर समय ज्यादा है, इससे कुछ लॉस हो गया तो ये वैल्यू आ गई। तो एक चीज क्लियर है, पहले तो क्लियर हो जाए, जीपीपी जो रहता है वो हर समय ज्यादा होता है किससे, एनपीपी से। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो रहती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा रहती है। ये आर हमने लिया है, आर की अपनी अपनी वैल्यू होती है। आर की वैल्यू ये ध्यान रखेंगे, आर की वैल्यू जो है, जैसे आपने बात किया T1 का, आपने T2 का, आपने T3 का, आपने T4 का, ध्यान से सुनेंगे, फिर से इसको जोड़ेंगे। यहां से सोलार एनर्जी आई, इसने कैप्चर किया, इसने जब कैप्चर किया जो भी टोटल अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी कैप्चर कर रहा है, इसको ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और ये खाना बना रहा है। जो खाना बनाया वो एक्चुअली बन गया क्या, ये जो बनाया खाना ये बन गया क्या, जीपीपी। लेकिन इस दौरान ये कुछ लॉस भी कर रहा है, इस दौरान ये कुछ लॉस भी कर रहा है। इसको थोड़े से बड़े स्केल पर देखते हैं, फिर मैं आखिरी में आपको बताऊंगा की पॉइंट्स क्या क्या याद रखना, और एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए। देखिए क्या हुआ, T1 की बात कर रहे थे, T2 की बात कर रहे थे, T3 की बात कर रहे थे, T4 की बात कर रहे थे। ध्यान देंगे, आगे सोलर एनर्जी इंसिडेंट हुई, लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी PAR है,
पूरा पीएआर, पहली तो बात पूरी सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन के लायक नहीं होती प्लांट्स के, और जो यूटिलाइजेशन के लायक होती है वो होती है आपके पीएआर। तो क्या पूरा पीएआर यूज हो जाता है? वो भी नहीं होता। तो पूरा पीएआर यूज नहीं होता, 210% ऑफ पीएआर ये कैप्चर करते हैं और ये क्या बना लेते हैं? जीपीपी बना लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर बन गया है। ये तो टोटल फोटोसिंथेसिस में कितना भार बना ये वो आ रहा है, लेकिन इस दौरान पे बनाते बनाते इसने क्या किया? अपना हानि किया है। तो इसीलिए जो बायोमास रह जाएगा काम का, जिसको वो स्टोर कर सकता है, वो खाली क्या बनेगा? एनपीपी बनेगा। तो ये आ गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल था, इसलिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर समय ज्यादा आएगा। किससे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर समय ज्यादा आएगा। अब बात आ रही है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या काम कर? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो बायोमास है, वो ऑर्गेनिक मैटर है जो किसके लिए अवेलेबल होगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल मतलब ये आपका बेसिकली आ गया क्या? ये आ गया क्या? हर्बीवोर्स आ गए। यहां पर हर्बीवोर्स आ गया। यूं कहूं हर्बीवोर्स है तो ये एक्चुअली है किसके? कंज्यूमर के लिए। तो अभी दो चीज समझे, एनसीईआरटी ने जगह पर लिखा है the amount of biomass which is available for consumption, amount of biomass which is available for consumption, amount of biomass available for consumption to herbivores and decomposers। अब ये किस बला की बात है? क्योंकि यहां तक तो आप समझ गए, ये कैप्चर किए, जीपीपी मैंने एक लॉस को माइनस किया, एनपीपी आया, इसके पास अब यही वाला अमाउंट जो लॉस निकालने के बाद जो बचा है वही स्टोर कर रहा है, और वही स्टोर्ड वाला बायोमास अवेलेबल है किसके लिए? हर्बीवोर के लिए, ये कंज्यूमर है। ये अगर दोनों लिया जाए तो बेसिकली क्या है? दोनों कुल मिलाकर के क्या आ जाए? हेटेरोट्रॉफ्स। तो ध्यान देंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास विच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय हेटेरोट्रॉफ्स, द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास which is available for consumption for the heterotrophs, that is referred as the वो अगर लोगे तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये ऑल इंडिया 2010 प्री का क्वेश्चन था कि अमाउंट ऑफ बायोमास विच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स पे लिया किसको गया? हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स को लिया गया है। अब हर्बीवोर्स को इस पे लिया गया, ये तो ठीक है, समझ में आया, T2 T1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिकम्पोजर कैसे आया? तो इस पे दो चीज ध्यान रखेंगे। ये जो पेड़ है जिसने खाना बनाया, दो चीजें हैं, ये जीते जी अपना भार, अपना बायोमास, अपना ऑर्गेनिक मैटर इसको पास करेगा, तो ये इसके लिए तो रहा ही रहा, लेकिन क्या वो जितना उसके अंदर स्टोर्ड रहता है वो T2 पूरा खा लेता है उसको? नहीं। देखिए आपके सामने अगर थाली में अगर 50 समोसे हैं तो पहली चीज हमको ये सिद्धांत लेना पड़ेगा, दुनिया में कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। पूर्ण नहीं होती मतलब मैं 50 के 50 समोसे खा नहीं सकता। अगर 50 के 50 समोसे खा भी लिया तो 50 के 50 को पचा नहीं सकता, और पूरा को अगर पचा भी लिया तो पूरे को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और पूरे को अगर एब्जॉर्ब कर भी लिया तो पूरे को स्टोर नहीं कर सकता, और पूरे को अगर स्टोर कर भी लिया तो पूरे को यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ये समझेंगे भैया कि हर एक लेवल पर इम्परफेक्शन ऑपरेट करता है, हर प्रक्रिया 100% यहां पर पूर्ण नहीं जा रही है। इसलिए ध्यान दें, T1 जो खाना बना रहा है पूरे के पूरे खाने को वो स्टोर नहीं कर रहा है, उसमें आपने माइनस कर दिया। अब वो जितना स्टोर कर रहा है उसका पूरा भाग T2 यूज नहीं कर रहा। एक तो T2 इसका भाग यूज कर रहा है, a part of NPP is consumed by, only a part of NPP is consumed by. You have to say the answer that amount of biomass available for the consumption to the heterotrophs is your NPP. Clear? But क्या पूरा? नहीं। तो क्या होता है कि ये जो कंज्यूम किया उसके बाद भी इसमें बायोमास रहता है। ये जब मरेगा तो ये तो डेट्राइटस में चला जाएगा, ये मिट्टी में जाएगा, ये किसके लिए अवेलेबल हो जाएगा? डिकम्पोजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो जीते जी वो एनपीपी किसके लिए अवेलेबल? हर्बीवोर्स के लिए। और मरने के बाद वो एनपीपी किसके लिए अवेलेबल हो जाती है? डिकम्पोजर्स के लिए। तो इसीलिए समझने की जरूरत है कि एनपीपी जो है वो एक्चुअली वो है जो कि अवेलेबल टू दी हेटेरोट्रॉफ्स रहती है। चलिए ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि अब ये अगर एक घास का कोई एक एरिया था, उस पे बकरी थी,
प्लांट्स थे, घास थे, घास ने सोलार एनर्जी कैप्चर की। कैप्चर करने के बाद घास में फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से बायोमास बना। बायोमास जो बना वो टोटल मैटर जो बनता है वो जीपीपी होता है। उसको अब चूंकि उस दौरान पे घास जो है वो अपने सारे एक्टिविटीज कर रहा था जिंदा बने रहने के लिए, तो वो जिंदा बने रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज कर रहा था उसको सम अप करके अपन ने बोल दिया रेस्पिरेटरी लॉस। हमने बोला जितना भी उसने बनाया उतना पूरा अवेलेबल वाला भाग नहीं है, माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद डिडक्ट कर दिया टोटल में से, तो हमारे पास एक सम आया, दैट वाज एनपीपी। अब बात आ रही है एनपीपी वो बायोमास है जो बेसिकली उस बकरी के लिए अवेलेबल है। ये एनपीपी वो बायोमास है जो बकरी के लिए अवेलेबल है। ये ऑल इंडिया पीएमटी 2012 का सवाल था। द रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात जब आ रही थी रैबिट पे, अभी देखिए कैसे आएगा या गोट पे कैसे आएगी। तो ये एनपीपी वो बायोमास अवेलेबल है जो बेसिकली एनपीपी जो है वो बायोमास वो है जो अवेलेबल है किसके लिए, टीटू के लिए। अब टीटू क्या करेगा, टीटू इसको खाएगा। लेकिन अगर एक लॉजिक लगाइए, इस पे स्टार्च अगर स्टोरेज पार्ट है तो इसमें नहीं हो सकता एनिमल में, वहां ग्लाइकोजन आएगा। तो खेल क्या करेगा समझेंगे। हर्बीवोर्स ये एनपीपी अवेलेबल है, ये एनपीपी किसके लिए अवेलेबल है, हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल है। हर्बीवोर्स इसको लेंगे और लेने के बाद ये एनपीपी को लेंगे और ये लेने के बाद हर्बीवोर्स अपने लिए एक नया ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करेगा। क्लियर। ये जो नया ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड हो रहा है, द न्यू ऑर्गेनिक मैटर विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स, द न्यू ऑर्गेनिक मैटर विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ, द न्यू ऑर्गेनिक मैटर विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ। और रेट ऑफ फॉर्मेशन, दो एंगल समझेंगे। दिस रेट ऑफ फॉर्मेशन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन, the rate of formation of organic matter by consumer, और मतलब जो भी कंज्यूमर है वो नए ऑर्गेनिक मैटर को कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक matter by heterotrophs. This is called as secondary productivity. तो जो कंज्यूमर में या हेटेरोट्रॉफ्स में जितना अमाउंट सिंथेसाइज हो रहा है, दिस इज ऑल इंडिया पीएमटी 2013 2013 का सवाल है, तो इसलिए ध्यान रखें। The total amount of organic matter which is synthesized, the total amount of solar energy captured, or the total amount of organic matter synthesized, the total amount of biomass synthesized by the plant is gross primary productivity. The total amount of organic matter which is stored in the producer, or the total amount of the organic matter which is available to the consumer or heterotrophs is net primary productivity. After consumption of the NPP, after consumption a part of the NPP, the total amount of new organic matter synthesized by the heterotrophs or consumer is called as the secondary productivity. थोड़ा सा देखिए, जब आपने कैप्चर किया, सोलार एनर्जी के पार्ट को कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद एक ऑर्गेनिक मैटर बनाया, वो आपने बोला जीपीपी है। पूरी जीपीपी काम की नहीं थी, लॉस भी हुआ है, माइनस कर लिया, तो अवेलेबल क्या आया, एनपीपी। ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर ये आएगी। ये भी पूरा नहीं था क्योंकि हर्बीवोर जब खाने जाएगा भाई तो वो भी तो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है, लॉस है। और लॉस के बाद एक मास बचेगा, मास बचने के बाद ये कंजम्पशन है किसका, हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर अपनी बॉडी में ले जा करके उसको नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, तो वो बन जाएगा क्या, हर्बीवोर्स के लिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऑर्डर देखिए क्या है, जीपीपी सबसे ज्यादा है, फिर एनपीपी है, और फिर क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है बातें। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि टोटल अमाउंट क्या होता है, लॉस हर लेवल पर हो रहा है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाता है लॉस बढ़ते चलता है। अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाता है लॉस बढ़ते हुए चलता है।
शुरुआत में जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट पे, या टोटल एनर्जी जो कैप्चर कर रहा है वो ग्रॉस प्राइमरी है, लेकिन उसको कैप्चर करने के दौरान में प्लांट्स को भी अपने आप को जीवित रखने के लिए सारे वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और सारे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बना के रखनी पड़ेंगी। तो वो आपने माइनस कर दी, जीपीपी माइनस आर, आपको एनपीपी मिल गया। अब एनपीपी जो है वो अवेलेबल बायोमास है किसके लिए, हर्बीवोर्स के लिए या डिकम्पोजर्स के लिए। अब वो जो एनपीपी है जो अवेलेबल बायोमास है, तो एनपीपी का भाग चला जाएगा हर्बीवोर्स पे, लेकिन हर्बीवोर जब उस एनपीपी को भी कंज्यूम करते रहेंगे तो वो भी लॉस करेंगे। तो एनपीपी में से लॉस हटा दीजिए। एनपीपी लिया, एनपीपी अवेलेबल बायोमास है, एनपीपी लिया और ये इस दौरान ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कर रहे थे, अब ये अपने अंदर ले जाएंगे और अंदर ले जाने के बाद उसमें नया ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, क्योंकि प्लांट से एनिमल में चेंज हो रहा है, मैटर चेंज होने का, वो स्टार्च ग्लाइकोजन बनेगी, उस सिंथेसिस के दौरान में सारा नया ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, दैट्स न्यू ऑर्गेनिक मैटर that is synthesized by the heterotroph or consumer, that is referred as the secondary productivity. Secondary productivity is less than NPP and NPP is always less than GPP. This is a given order. This is a simple का given order जो actually available हमारे लिए होता है, क्लियर। तो ये बेसिक ध्यान रहे कि एक्चुअली ये कॉमन फंड है जो आपके लिए आते हैं। अब मैटर करता है कि एक्चुअली कि क्या ये सारे इकोसिस्टम के लिए, क्या सारे इकोसिस्टम के लिए जीपीपी एनपीपी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सेम रहती है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जीपीपी हो या एनपीपी हो या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो, कुछ भी हो, ओवरऑल या खाली प्रोडक्टिविटी हो, ये सारी चीजें they varies with the ecosystem। तो ये सभी इकोसिस्टम में समान नहीं रहता। तो अगर इकोसिस्टम में समान नहीं रहता, मतलब ये इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम चेंज होते रहता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा है, किसी के लिए बहुत कम है, तो एक्चुअली क्या फैक्टर्स है जो इस प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते होंगे। तो अगर लिया जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग, एनसीईआरटी ने बड़ा इजी सा दिया है, हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी को दो भाग में डिवाइड करते हुए रहेंगे। पर्टिकुलरली दिस इज आई एम विल बी डीलिंग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले अगर किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो है प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ एरिया, उस एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीशीज। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बताता, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी हर समय ज्यादा होगी किससे, ग्रासलैंड से, क्लियर। और ग्रासलैंड की हर समय ज्यादा होगी किससे, ओशन पॉन्ड से, क्लियर। तो दो चीजें ध्यान देनी है, किसी एरिया में प्रोडक्टिविटी अगर कोई पहला फैक्टर डिपेंड कर रहा है तो दो फैक्टर्स आप डिवाइड करें, प्लांट फैक्टर्स, फैक्टर्स व्हिच आर पर्टेनिंग टू द प्लांट, वो फैक्टर जो वो कारक, वो ऐसे फैक्टर जो प्लांट से संबंधित है, उन फैक्टर्स पे सबसे पहला डिपेंड करता है कि दिए गए एरिया में कितनी प्रोडक्टिविटी होती है। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में कैसे प्लांट्स मौजूद हैं, ट्रीज है, ग्रासेस है, हर्ब्स है, श्रब्स है, कैसा है, ये मैटर करता है। तो वो पर्टिकुलर उसके ऊपर। दूसरा मैटर करता है फोटो सिंथेटिक एफिशिएंसी के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट या फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। इस पर अगर बात किया जाए तो आपको एक चीज पता है, C4 की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होती है C3 से, ये एक फैक्टर अपने पास आ जाता है। C4 है मच हायर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एज कंपेयर टू C3। वो हम लोग फिर अलग एंगल लेते हैं कि फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इज नेवर सीन इन C4, सो इसीलिए C3 से ज्यादा होता है, वो सारी चीजें आती हैं। साथ साथ में एक चीज और देखें, देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो एंगल थे, जीपीपी और एनपीपी। आपने क्या लिखा, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। तो आप क्या मैक्सिमाइज करेंगे, आप ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। अगर आप ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो इसको कम करना चाहिए। अगर ये कम हो जाए, आर की वैल्यू यदि कम हो जाए तो क्या बढ़ जाएगा, एनपीपी बढ़ जाएगा।
आर की वैल्यू आप कैसे कम कर सकते हैं, जहां पर बात करते हैं हम लोग ड्वार्फ वेराइटीज की, तो ड्वार्फ वेराइटीज जो है इनकी आर की वैल्यू कम होती है, रेस्पिरेटरी लॉस accompanied with the dwarf variety is less, इसीलिए ड्वार्फ वेराइटीज का एनपीपी क्या होता है, ड्वार्फ वेराइटीज का एनपीपी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ध्यान रखें, कितनी फैक्टर की बात की अपन ने, 2 फैक्टर की बात की है। एक पहला फैक्टर पर्टिकुलर एरिया जहां पर प्लांट स्पीशीज कौन सी इनहैबिट कर रही है, ये एक मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के ऊपर। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के ऊपर अगर अपन बात में जाएं तो ये ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आप इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो आप 2 भाग में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और मैनमेड इकोसिस्टम। मैनमेड इकोसिस्टम में एक खास आता है मैनमेड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, जिसे हम एग्रो इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। एग्रो इकोसिस्टम में एक सीधा आंसर याद रखिए, एग्रो इकोसिस्टम में अमंग एग्रो इकोसिस्टम या अमंग क्रॉप फील्ड्स, एग्रो इकोसिस्टम में जो मैक्स प्रोडक्टिविटी मिलती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन अमंग द एग्रो इकोसिस्टम इज सीन इन शुगर केन फील्ड। ये एकदम ध्यान रखिए, सवाल आ सकता है। क्लियर है? तो 2 चीजें हमने बताई, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बड़ा मैटर कर रहा है। आप अब ये दिमाग लगाएंगे कि एक्चुअली ग्रासलैंड और पॉन्ड्स का, तो ऑब्वियसली पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टन्स की बात हम करते हैं, ग्रासेस कि फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक। सो अगर उस टर्म्स में हम ले तो बेसिकली एरिया के टर्म्स में बात करें तो ग्रासलैंड की ज़्यादा बेहतर जाती है इन टर्म्स ऑफ द इन कंपैरिजन विद द पॉन्ड। एफिशिएंसी के टर्म्स में हम जब बात करते हैं C4 की ज़्यादा होती है। यदि आप रेस्पिरेटरी लॉस की वैल्यू को कम करेंगे तो आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एनपीपी बढ़ जाएगा, आर कम होगा तो एनपीपी बढ़ जाएगा। हमने ये भी एक लिया, हमने देखा ड्वार्फ वेराइटीज में एक चीज ऐसी होती है। और तीसरा हमने लिया कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी की बात चल रही थी, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी की जहां तक बातें आ रही थी, हमको ये ध्यान रखने की चीज थी कि मैन मेड इकोसिस्टम में जब भी पूछा जाए तो मैन मेड इकोसिस्टम में शुगर केन फील्ड जो रहती हैं उनकी एनपीपी जो रहती है वो बहुत रहती है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप अगर आपको पूछे तो आप बिल्कुल बोलिए शुगर केन फील्ड्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ द एनपीपी। क्लियर? अब बात आती है दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। ये तो प्लांट के फैक्टर से जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं, इसको अपन समराइज करेंगे आखिरी में। क्लियर? दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं हम उनको बोलेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एंड व्हाट आर द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द एनपीपी? पहला है लाइट की इंटेंसिटी। मैक्स कहां होती है आपको पता है, ट्रॉपिकल एरियाज में मैक्स होती है। दूसरा सॉइल मॉइस्चर या मिट्टी में वाटर कंटेंट, सॉइल में वाटर का कंटेंट, ये भी मैक्स कहा जाता, ट्रॉपिकल एरियाज में मैक्स जाएगा। तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्स हो गई, सॉइल मॉइस्चर मैक्स हो गया, ठीक। और तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लियर? तो एनवायरमेंटल फैक्टर में हालांकि बहुत सारे होते हैं, आप ग्रॉस अगर एनसीईआरटी से जाए आपको 3 फैक्टर दिमाग में होने चाहिए कि पहला लाइट की इंटेंसिटी एक मैटर करती है, तो द मोर इज द इंटेंसिटी, the more the intensity the better will be the photosynthetic ability or the photosynthetic fixation. Soil का moisture, water itself is a reactant in photosynthesis, तो मिट्टी में जितना moisture होगा, जितना पानी होगा, उतनी अच्छी बात होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करते हैं that is availability of the nutrient, जितना अच्छा न्यूट्रिएंट होगा उतना अच्छा बायोमास बनेगा, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है इस दौरान पे। अब बात आती है कि जहां हम इसको जोड़ेंगे कि कैसे ट्रॉपिकल का है, और आंसर आपको जब सवाल आते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखने का होता है। क्लियर? अब बात आती है कि भैया ये सब जब होता है तो हम एक देखते हैं कि क्या है अगर लिया जाए तो पूरे बायोस्फीयर का। अगर पूरे बायोस्फीयर का लिया जाए तो पूरा बायोस्फीयर एक साल में 170 बिलियन टन्स इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, ठीक।
ये जो एनुअल, ये है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वैल्यू क्या है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, किसकी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन पर ईयर। क्लियर। अब बात आती है कि 170 में क्या है, क्या ये तो दिस 170 बिलियन टन पूरे बायोस्फीयर का सारे इकोसिस्टम का मिला करके, पूरे इकोसिस्टम का मिला करके इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट। तो पूरे इकोसिस्टम का मिलाया तो मुझे दो भाग अलग करने चाहिए। हम एक काम करते हैं, ओशंस को एक साइड में रख देते और हम एक काम करते हैं, रेस्ट ऑल इकोसिस्टम को एक साइड में ले लेते। हमने दो भाग बांट लिया, 170 बिलियन टन पूरे बायोस्फीयर की एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें से दो भाग अपन ने बांट लिया, ओशंस के भाग को बांट लिया और हमने बाकी सारे इकोसिस्टम को अलग कर लिया। ओशन की अगर लिया जाए तो होती है 55 बिलियन टन एनुअल एनपीपी। एनुअल एनपीपी ऑफ ओशन इज एन ओपन ओशन ना, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर कई बार सवालों में ऐसा डलेगा, इसलिए ओपन ओशन ध्यान रखें। ठीक है, तो 155 बिलियन टन आ रहा है, मतलब 170 बिलियन टन में ओशन का, वो जिनका सरफेस कितना 70%, तो इतना बड़ा सरफेस कवर करने के बावजूद कुल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में योगदान खाली कितना दे रहे हैं, 55 बिलियन टन। दिस 55 बिलियन टन इज समथिंग approximately 32% of annual NPP of the biosphere। मतलब एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर को खाली कितना परसेंट योगदान मिल रहा है, 32%। तो बचा हुआ कहां से आ रहा है, रेस्ट कहां से आ रहा है, बाकी इकोसिस्टम से मिलता है। अब बाकी इकोसिस्टम में क्या सारे बाकी इकोसिस्टम बराबर देते नहीं, आपको ध्यान देके चलना है। कभी भी जब आपसे पूछा जाए मैक्स प्रोडक्टिव आपको छांटने आए, तो मैक्स प्रोडक्टिविटी छांटने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर, ये देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास भी ऐसा होता है और मैक्सिमम जो है कोरल रीफ का भी होता है। लेकिन आप नीट के लिए हर समय ध्यान रखते हुए चले, आपको आंसर में लेकर चलना है क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी एनपीपी अमंग द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर बात किया जाए, या पूरी दुनिया के अगर में बात किया जाए, तो मोस्ट प्रोडक्टिव में अगर बात करें, मैक्स प्रोडक्टिव में अगर बात करें, तो ये बेसिकली आता है क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम अगर कभी पूछा जाए तो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यदि ऑप्शन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ना हो तब आप जाए किस पे, कोरल रीफ्स की तरफ जाए। अदरवाइज अगर ये कोरल रीफ भी ऑप्शन में है तब भी आप एक ही ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। मिनिमम कहां जा रहा है, मिनिमम जाता है डेजर्ट में और ओपन ओशन में। अब यहां से खेल गड़बड़, क्योंकि ओपन ओशन अभी बात किया 55 बिलियन टन है और डेजर्ट है, तो देखिए ऑर्डर कैसे बनाना है हर समय आपको। ओपन ओशंस का प्रोडक्टिविटी हर समय डेजर्ट से ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप बनाइए, कैसा बनाएंगे, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रोडक्टिविटी का जब ऑर्डर बनाने आए तो पहली चीज ध्यान देंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव, और ये हर समय ज्यादा है किससे, टेम्परेट से। ट्रॉपिकल की प्रोडक्टिविटी हर समय टेम्परेट से ज्यादा, नंबर 1 थी। नंबर 2, फॉरेस्ट की ग्रासलैंड से ज्यादा। 3, ग्रासलैंड की पॉन्ड से ज्यादा। तीसरा, ओपन ओशंस की डेजर्ट से ज्यादा। दिमाग चल रहा होगा, अगर आप ध्यान दें तो एनसीईआरटी में जहां वो पैराग्राफ खत्म हुआ नीचे लिखा हुआ है कि अपने गुरुजी से पूछिए कि ओशंस की प्रोडक्टिविटी इतने बड़े एरिया कवर करने के बाद
पूरे इस भूतल का, ब्रह्मांड का अगर ले तो इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र जो फैला, इतना बड़ा सरफेस एरिया, सच अ ह्यूज सरफेस कवर एरिया for ocean, yet they have low productivity. The basic reason that you have to remember why the oceans, in spite of having 70% of the total covered area, they have low productivity because of number one, याद रखिए oceans productivity में light एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी लाइट का पेनेट्रेशन कम होता है। मानना पड़ेगा, एक एंगल और भी है, लेकिन हम मान के चलेंगे लाइट लिमिटिंग होता है, और साथ साथ में न्यूट्रिएंट जो है ये भी क्या होते हैं, लिमिटिंग होते हैं। इसीलिए ओशंस की प्रोडक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू देयर एरिया क्या जाती है, लो जाती है। क्लियर बात है। तो अब आप देखिए, अगर हम इसको अब समराइज करें कि हमको क्या क्या पॉइंट में ध्यान देना है। पहला, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए। प्रोडक्शन जो है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज की बात होती है पर यूनिट एरिया, क्लियर है। प्रोडक्टिविटी जो रहता है वो रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड होता है। दो बात पे क्लियर हो गई। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर या टोटल अमाउंट ऑफ organic matter या biomass produced by photosynthesis by green plants, that is called as the gross primary productivity। हमको ये पता है कि हर कोई जो अपना खाना बना रहा है उस दौरान पर अपनी एक एनर्जी इनपुट लगा रहा है, तो हम उस एनर्जी इनपुट को माइनस करते हैं। वॉट एवर द अमाउंट ऑफ बायोमास इज स्टोर्ड विद इन द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी माइनस आर विल गिव यू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है। अगले एंगल पर तलाश करते हैं व्हाट इज एक्चुअली एनपीपी। एनपीपी इज द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। पर्टिकुलरली दो को लेते हैं, हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर। क्यों लिए मैंने समझाया। एक्चुअली जीते जी जिसके लिए वो आपूर्ति देता है, जिसके जीते जी जिसके लिए वो अवेलेबल है, दैट इज योर हर्बीवोर्स। और मरने के बाद वो किसको योगदान दे रहा है, वो बेसिकली डिकम्पोजर के लिए। तो लिविंग बायोमास जो अवेलेबिलिटी आती है वो हर्बीवोर के लिए आती है, डेड बायोमास की अवेलेबिलिटी जो आती है वो एक्चुअली डिकम्पोजर के लिए आती है। व्हाट द हर्बीवोर्स आर गोइंग टू डू, खाएंगे। बकरी को ही सोचिए, अगर एक पेड़ था उसकी अगर 20 पत्ती खा के आई तो बकरी वो 20 पत्ती को पचाएगी, 20 पत्तियों को तोड़ेगी, अपने पेट में डाइजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद अपने बॉडी में ले जाएगी और एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करेगी। तो बकरी कितना एसिमिलेट करती, बकरी जितना भी करेगी, बकरी का ऑर्गेनिक मैटर बन गया, बकरी का बायोमास बन गया। तो रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज और रीसिंथेसाइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स और बाय हर्बीवोर्स इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और हमने एक बात बोली, जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते चलते हैं वैसे वैसे वो जो आर की वैल्यू होती है बढ़ते जाती है, वो आर की वैल्यू बढ़ते जाएगी। जो मैक्स वैल्यू होती है वो जीपीपी की होती है, जीपीपी से कम होता है एनपीपी और एनपीपी से भी कम होता है क्या, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हमने बात किया कि क्या फैक्टर है, फैक्टर को हमने दो भाग में देखा। हमको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो मुझे लगता है सवालों पे इस साल बड़े अच्छे हाईलाइट होने की संभावना है, वो ये एंगल की। ट्रॉपिकल का प्रोडक्टिविटी हर समय टेम्परेट से ज्यादा, क्लियर। दूसरा, ये एक नॉर्मल सा एंगल है। मैं जब बायोडाइवर्सिटी डील करूंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन अगर दे रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी अगर लेना है तो किसका लेंगे। टेम्परेट के भी दो आ जाते हैं वहां पर। फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड से ज्यादा, ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी पॉन्ड से ज्यादा, और ओपन ओशंस की डेजर्ट से ज्यादा। हमने एंगल डिस्कस किया कि पूरे इस जैव मंडल में, बायोस्फीयर में सालाना 170 बिलियन टन की प्रोडक्टिविटी होती है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलेंगे, एनुअल एनपीपी था वो। उस 170 बिलियन टन का दो भाग है एक्चुअली, क्योंकि ओशन का एरिया बहुत बड़ा, 70% एरिया वही कवर करके बैठे, लेकिन ओशन की प्रोडक्टिविटी उस 170 में योगदान में खाली 55 बिलियन टन जो है वो ओशन का आता है। बचा हुआ भाग बाकी सारे इकोसिस्टम का होता है। तो ओशन की कम होने की हम लोगों ने दो रीजन लिए, एक लाइट लिमिटिंग फैक्टर लिया और एक न्यूट्रिएंट को लिमिटिंग फैक्टर लिया। इतना कुछ आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ते हुए दिमाग में होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। वी विल हैव अ न्यू लेक्चर और न्यू टॉपिक इन अ नेक्स्ट सेक्शन।